हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर के बायोलॉजी क्लासेस में। और हम यहाँ बात करते हैं 11th 12th नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की। और हम कंप्लीट जो हमारा सिलेबस होता है वो इन्हीं को फोकस करके होता है 11th 12th और नीट के एग्ज़ाम को लेके, जो कि हमारा पूरा पैटर्न है एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और एनसीईआरटी के साथ साथ हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपको ऐड करके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम 11th की क्लासेस लेकर आने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री होगी, तो उसको लेकर हम हाजिर हैं। और हम बात करेंगे आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करें तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखो, जब भी एंडोक्राइन की बात आती है तो लोगों को लगता है कि ग्लैंड्स, ठीक है, बिल्कुल सही लगता है। और उनको लगता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की ग्लैंड से, ग्रंथियों से। बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ग्लैंड में जाने से पहले और उनको ये हार्मोन्स वगैरह पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन से जाएं, ताकि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर को लेके वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको बिल्कुल रटना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रखो दोस्तों कि जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी की, वो जो रेगुलेट करते हैं, और रेगुलेट करने के लिए दो मेजर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। देखो, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, जब आप सो रहे हैं तो, जग रहे हैं तो, कुछ काम कर रहे हैं तो, यानी हमेशा 24 घंटे यदि हम देखें तो हमारी बॉडी काम करती है। और उस बॉडी को काम करने के लिए जो पूरा कंट्रोल करता है वो दो ही सिस्टम करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में तो सभी को पता होता है कि हाँ, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी कंट्रोल करता है ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सब हमारी बॉडी में एक मतलब जाल की तरह फैले हुए हैं और पूरी बॉडी को मैसेज देते हैं और वहाँ से मैसेज लेते हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बट उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि नर्वस सिस्टम। ये भी हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी आप इतना ध्यान रखें कि पूरी बॉडी की जो एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, कार्य करने की जो क्षमता है, और कार्य कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, कब उसको रोकना है, ये सारी जो मैकेनिज़्म है, यानी इन सारे कामों को जो रेगुलेट करेगा वो दो ही सिस्टम करेंगे। एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। और यहीं यदि एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। तो चलिए अब हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम उसको बात करें। तो उसको बात करने से पहले मैंने बोला था ना कि आपको पूरे बेसिक क्लियर करूँगा कि एंडोक्राइन सिस्टम आया कहाँ से। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक का पार्ट है वो है ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। तो ध्यान रखो ये ग्लैंड्स क्या है। तो ग्लैंड्स इट इज़ क्या है, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होती है। ग्लैंड क्या होती है, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, आपको यदि थोड़ा बहुत याद हो कि 11th में जब आपने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। उसमें से एक एपिथेलियल टिश्यू भी है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को बनाता है। बट कुछ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसके कारण उनके अंदर सिक्रेटरी नेचर डेवलप हो जाता है। ठीक है, कौन सा नेचर डेवलप हो जाता है, सिक्रेटरी नेचर। सिक्रेटरी मतलब स्त्रावित करने की क्षमता। क्या होती है, सिक्रेटरी मतलब क्या होता है, स्त्रावित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। किसके अंदर होता है, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक।
उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन्हीं उपकला ऊतक में कुछ ऐसे उपकला ऊतक होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि स्रावित करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, यानी कुछ पदार्थ को सिक्रेशन करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो उन्हीं उपकला टिश्यू को यानी उन्हीं एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कहने लगते हैं? ग्लैंड। क्या कहने लगते हैं? ग्लैंड। तो ग्लैंड कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। क्या होता है कि जब जनरली आप देखते हो कि ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनाते हैं, तो उसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाते हैं तो जो उनमें से एपिथेलियल टिश्यू होता है उनके अंदर पदार्थ को स्रावित करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, सिक्रेशन करने लगते हैं, और सिक्रेशन क्या करते हैं? हमारी बॉडी की एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या जो ऐसा टिश्यू है उसको हम क्या कहने लगते हैं? ग्लैंड्स कहने लगते हैं। अब ग्लैंड्स को ये भी देखना है कि कितने टाइप की ग्लैंड है। तो ग्लैंड की यदि हम क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, ग्लैंड के बारे में, तो ग्लैंड कितने टाइप की है? 3 टाइप की होती है। ठीक है, ग्लैंड कितने टाइप की है? 3 टाइप की ग्लैंड है। पहली ग्लैंड है, फर्स्ट ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड ग्लैंड है, ठीक है, पहली क्या थी? एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसी तरीके से तीसरी है मेक्सोक्राइन ग्लैंड, मेक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि इनकी क्या खास बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसी को क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसी को हम हिंदी में बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं मेक्सोक्राइन, यानी वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगी और एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगी, तो दोनों की तरह काम कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? मेक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसे क्या नाम देते हैं? मिश्रित। क्या नाम देते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ओके, ठीक है, चलिए तो इनको हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम ही क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, तो जाहिर सी बात है हमारे चैप्टर का जो मेन पार्ट है ग्लैंड का वो कौन सा है? ये वाला है, एंडोक्राइन ग्लैंड। बट एंडोक्राइन ग्लैंड तभी आप अच्छे से समझ सकते हो जब आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पता हो और आपको पता हो मेक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो देखो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके अंदर खास बात ये होती है कि इनके पास क्या होता है? डक्ट। इनके अंदर डक्ट क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट क्या होता है? डक्ट को हम क्या कहते हैं? नलिका। क्या कहते हैं? नलिका। तो इनके अंदर नलिका होती है। और जब हम बात करें एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन के अंदर डक्टलेस है, ये डक्टलेस है, यानी इनके पास क्या है? नलिकाएं नहीं होती हैं। नलिका मतलब समझ लो पाइपलाइन। इनके पास कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, कोई नलिका नहीं है, कोई पाइप नहीं है। लेकिन यदि एक्सोक्राइन की बात करो तो एक्सोक्राइन के पास क्या है? एक्सोक्राइन की यदि हम बात करें तो एक्सोक्राइन के पास क्या है? नलिका है। देखो, नाम ही है एक्सो। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या है? बाहर। तो एक्चुअली क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड और ग्लैंड क्या होती है, मैंने अभी बताया कि ग्लैंड की खास बात क्या है कि इनके अंदर सिक्रेशन की क्षमता आ जाती है। तो इनके अंदर जो सिक्रेशन है ना वो डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है? टारगेट ऑर्गन पे जाता है, सीधे टारगेट ऑर्गन पे जाता है। किसकी हेल्प से? डक्ट की हेल्प से, क्योंकि इसके पास मैंने बताया था नली है, पाइपलाइन है। तो जो नलिका है, जो पाइप है, यानी कि जो डक्ट है, वो डक्ट किससे कनेक्टेड है? ग्लैंड से। और उस ग्लैंड के अंदर क्या निकलेगा? सिक्रेशन। उस डक्ट के अंदर क्या निकलेगा? सिक्रेशन। किससे? ग्लैंड से। तो ग्लैंड क्या करेगी? जो सिक्रेशन है उसको कहाँ भेजेगी? डक्ट में। और डक्ट पाइपलाइन है तो पाइप कहाँ पे ले जाएगी? उसको टारगेट ऑर्गन पे, और टारगेट ऑर्गन पे क्या करवाएगी? फंक्शन। जिसके लिए आपने वो सिक्रेशन निकाला है वो सिक्रेशन क्या करेगा? जाके आपके टारगेट ऑर्गन पे फंक्शन करेगा। ओके, तो ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की खास बात क्या है कि इनके पास डक्टलेस है, यानी डक्ट नहीं है। तो डक्ट नहीं है तो जो इनका सिक्रेशन है, जो ग्लैंड है उसका सिक्रेशन कहाँ जाता है? डक्ट नहीं है
तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचने के लिए किसकी मदद चाहिए होगी? ब्लड की। अब भाई दिमाग लगाओ, इनके पास पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है तो कैसे पहुँचाए? तो ये क्या करते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपने सिक्रीशन को वहीं पे ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। जहाँ पर ग्लैंड है वो ग्लैंड उसी के जो पास ब्लड है उसमें रिलीज़ कर देती है, और ब्लड के अंदर क्या चला जाता है? सिक्रीशन। और फिर ब्लड से कहाँ जाता है? जहाँ पर उसे काम करना, यानी टारगेट ऑर्गन पे जाता है, और टारगेट ऑर्गन पे जाकर क्या करवाएगा? फंक्शन करवाएगा। ठीक है, फंक्शन करवाएगा। तो ध्यान रखना, सिक्रेशन किस लिए हुआ है? कुछ ना कुछ काम करने के लिए हुआ ना। लेकिन यदि एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उसके पास नली है, पाइपलाइन है, तो उसे ब्लड की ज़रूरत नहीं है। वो उस पाइपलाइन के थ्रू टारगेट ऑर्गन जहाँ काम करना वहाँ एंजाइम चला जाएगा, या जो हार्मोन या जो सिक्रेशन है वो चला जाएगा। लेकिन यही बात यदि एंडोक्राइन को लेकर है तो एंडोक्राइन में डक्ट है नहीं, पाइपलाइन नहीं है। अब जब पाइपलाइन नहीं है तो फिर क्या करें? तो हमारी बॉडी के अंदर यदि पाइपलाइन नहीं है तो ब्लड ही रक्त ही एक सहारा है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो जो ग्लैंड है उससे वो है अपने ब्लड, जो उसके पास वाला ब्लड है वहीं रिलीज़ कर देगी सिक्रेशन को, और वो सिक्रेशन टारगेट ऑर्गन पे लेके जाएगा और वहाँ पे फंक्शन कराएगा। तो यहाँ पर बिना पाइपलाइन के, यानी यदि एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ पे बिना पाइपलाइन के काम होता है, और जो एक्सोक्राइन है वहाँ पर पाइपलाइन होती है। ओके, पाइपलाइन मतलब नलिका। नेक्स्ट बात करें थर्ड। यदि आपको एक्सोक्राइन एंडोक्राइन समझ में आ गया तो मेक्सोक्राइन में कुछ नहीं है। देखो मेक्सोक्राइन का नाम ही है मिक्स, मिश्रित ग्रंथि। तो मिक्सिस मतलब दोनों पार्ट हैं, इसके पास डक्ट वाला पार्ट भी है, ठीक है, और डक्टलेस वाला पार्ट भी होता है। यानी ऐसा समझो कि कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जिनके पास पाइप होती है और पाइप नहीं भी होती है। यानी मिक्स ग्लैंड के अंदर कुछ एरिया में कुछ पार्ट्स के लिए क्या होती है? डक्ट है, पाइपलाइन है, और कुछ एरिया के लिए पाइपलाइन नहीं है। यानी कुछ सिक्रीशन जो है वो डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेंगे, ठीक है, और कुछ पार्ट के जो सिक्रीशन है वो क्या करेंगे? ब्लड के द्वारा, क्योंकि पाइपलाइन तो नहीं है तो ब्लड के द्वारा क्या होगा? टारगेट ऑर्गन पर पहुंच के काम करेंगे, ठीक है, टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के काम करेंगे। तो कुल मिला के आपने देखा कि ग्लैंड 3 टाइप के थे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मेक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के अंदर खास क्या बात थी कि एक्सोक्राइन के अंदर जो सिक्रीशन है वो कहाँ जाता है? बाहर। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। डक्ट उसे सिक्रेशन को क्या करती है? ग्लैंड से बाहर टारगेट ऑर्गन तक लेके जाती है। एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में क्या है? डक्टलेस है, डक्ट है ही नहीं। तो डक्ट नहीं है ना, तो ये बाहर सिक्रेशन को खुद नहीं ले जाते, बल्कि किसको दे देते हैं? ब्लड को, और ब्लड ले जाता है टारगेट ऑर्गन को, और टारगेट ऑर्गन ले जाके क्या करता है? फंक्शन करता है टारगेट ऑर्गन पे। मेक्सोक्राइन मिश्रित ग्रंथि, तो इसके अंदर दोनों प्रकार है, एक होता है डक्ट वाला और एक होता है बिना डक्ट वाला। तो डक्ट वाला का सिक्रेशन वही फिर डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा, और डक्टलेस है तो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा और काम करेगा। तो ये हो गई हमारी 3 टाइप की ग्लैंड। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल बता दो भाई, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं? ओके, तो यदि हम एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आता है कौन सी ग्लैंड? तो पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी? यदि हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आ सकते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लीवर इसी के अंदर आ सकता है, ठीक है, लीवर आ जाएगा इसमें। और क्या आएगा इसके अंदर? लीवर आ गया, सलाइवरी ग्लैंड आ गई, और इसी के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो भी आ जाएगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये सारे जितने भी डाइजेशन में मदद करते हैं उन सब के पास क्या होती है? डक्ट होती है। तो जितनी भी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो सब कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर दूसरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालती, भाई हमारी बॉडी के अंदर जो पसीना निकालने काम करती वो भी कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसी तरीके से थर्ड की बात करें तो सेबेसियस ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? जो ऑयल निकालती है, इसी को ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, तेल निकालती है, ठीक है। ये भी कहाँ होती है? हमारी स्किन पर होती है, तभी तो इसी ग्लैंड की वजह से हमारी स्किन हमेशा कैसी होती है? नमी बनी रहती है। यानी देखा होगा तुम लोगों ने, कुछ लोगों की स्किन तो बहुत ही ऑयली होती है, उनकी देखो तो टच करो तो एकदम चिपचिपा पूरा स्किन होता है।
इसका रीज़न क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड सभी के पास होती हैं लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उसी तरीके से और कौन सी ग्लैंड हो सकती है, तो इसके अंदर हमने देख लिया कि स्वेट ग्लैंड होगी, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा कि सेबेसियस ग्लैंड होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी। एक हमने देखा था मेमोरी ग्लैंड, अभी रिप्रोडक्शन भी साथ में ही चल रहा है तो उसके अंदर भी देखा था मेमोरी ग्लैंड। तो जो मेमोरी ग्लैंड है, तुमने याद होगा इसके अंदर तो डक्ट ही डक्ट है, इनका पूरा मिल्क जो सिक्रेशन है वो जो हमारा एम्पुला होता था वहाँ पर बनता था और वहाँ से बहुत सारी डक्ट के थ्रू कंटिन्यू आगे बढ़ बढ़ के फिर निप्पल से आउट होता था। तो वहाँ पे तो देखा आपने कि डक्ट ही डक्ट है, तो मेमोरी ग्लैंड भी इसी के अंदर आएगी। और इसी के अंदर कौन आएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन जब पढ़ा था तब आपको बताया था कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तब वहाँ पे मैंने बताई थी। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड के पास क्या होती है, डक्ट होती है यानी नलिका होती है। वही नलिका टारगेट ऑर्गन पर डायरेक्ट सिक्रेशन को पहुँचाते हैं और वहाँ पर काम होता है, इसलिए ये सारी कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्चुअली आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम कौन सी चीज़ों को ही पढ़ेंगे, इसी को तो पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड को ही डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम, इसका एग्जांपल। और बात करें यदि हम सेकंड, तो और बात कर सकते तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वो भी कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी की तरीके से और हम बात करें पैराथायराइड, पैराथायरॉइड, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यदि हम और बात करें एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती है। ओके, फिर आता है मेक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मेक्सोक्राइन के अंदर तो हमने देखा कि वो दोनों ग्लैंड आएंगे जिसके पास डक्ट भी हो और डक्टलेस भी हो, यानी कि ध्यान रखना एक साथ ऐसी ग्लैंड जिसके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी है, तो आइए देखते हैं। तो इसके अंदर होता है मेनली है पेंक्रियास, मेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पेंक्रियास। इसी के अंदर आता है टेस्टिस और इसी के अंदर आता है क्या, ओवरी। तो ओवरी, टेस्टिस, ठीक है, पेंक्रियास, ये सारे कौन से ग्लैंड है, मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। यानी इनका कुछ पार्ट्स क्या करेगा, उनके पास डक्ट होगी और सिक्रेशन क्या होगा, टारगेट ऑर्गन पर डक्ट के द्वारा जाएगा, नलिका के द्वारा जाएगा। और कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जहाँ पर डक्ट नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या जो सिक्रेशन है वो ब्लड के थ्रू क्या जाएगा, टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। तो हमने देख लिया ग्लैंड्स, ओके। बट फाइनली हमें डिस्कस किसके बारे में करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में करना, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जगह, तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, याद रखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको हम हार्मोन कहते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रेशन। तो यदि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और उसके अंदर का जो सिक्रेशन है उस सिक्रेशन हमेशा क्या कहलाता है, हार्मोन, ये फिक्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसका जो सिक्रेशन है वो हार्मोन कहलाता है। इसी तरीके से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, जिनके पास डक्ट है, उनका जो सिक्रेशन है ना, उनका जो सिक्रेशन है वो एंजाइम कहलाता है। क्या करता है, एंजाइम कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, अभी पढ़ा के आया हूँ, डक्टलेस, डक्ट नहीं होती, तो इनका जो सिक्रेशन है ना वो क्या कहलाएगा, हार्मोन। यानी जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनसे जो पदार्थ स्रावित होते हैं उनका नाम होता है क्या, हार्मोन्स। उसी तरीके से हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिसके पास डक्ट होती थी, डक्ट प्रेजेंट होती थी। तो जिसके पास डक्ट होती है उनके जो सिक्रेशंस हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम, ठीक है। देखो हार्मोन क्या कहते हैं, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ध्यान रखना, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, बॉडी फंक्शन, ठीक है, बॉडी फंक्शन का रेगुलेशन करते हैं। और हार्मोन क्या करते हैं, सॉरी एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम देखा होगा ना, डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है, डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आपको बताया भी था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके जो सिक्रेशन हैं, ठीक है, वो जनरली ध्यान रखना ऐसा फिक्स नहीं है, बट जनरली क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एग्जांपल है वो कौन से ग्लैंड पढ़ी थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ी थी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथ,
ग्रंथियाँ, और पाचन में मदद करेंगी। तो कैसे मदद करेंगी? एंजाइम निकाल के। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम को निकालती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन निकालती हैं। बट ये मोस्टली है, बट इसमें एक्सेप्शन मिलेगा बहुत सब। जैसे मैंने बोलता हूँ कि सेबेसियस ग्लैंड वो ऑयल निकाल रही है, एंजाइम थोड़ी निकाल रही है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है सेबेसियस ग्लैंड, लेकिन वो क्या निकालती है? ऑयल निकालती है स्किन को नमी बनाने के लिए। इसी तरीके से स्वेट ग्लैंड वो पसीना निकालती है। बट जनरली एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में मदद करते हैं, इसलिए वो एंजाइम्स होते हैं, और एंडोक्राइन में हार्मोन्स होते हैं। ओके, इसी तरीके से जो मेक्सोक्राइन है तो आपको पता चल गया होगा, मेक्सोक्राइन में तो दोनों पार्ट है भाई। तो इसके जो सिक्रेशन होंगे वो हार्मोन भी हो सकते हैं और एंजाइम भी हो सकते हैं। यानी कि यदि हम बात करें कि भाई डक्ट वाला पार्ट है तो एंजाइम निकालेगा, ठीक है। और डक्ट नहीं है, डक्टलेस है, यानी ध्यान रखना जो डक्टलेस पार्ट है ना इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है, और जो डक्ट है वो कौन सा पार्ट होता है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट है तो एंजाइम निकालेगा, एंडोक्राइन पार्ट है तो हार्मोन निकालेगा, ठीक है। तो जो मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके पास तो दोनों पार्ट है, डक्ट वाला भी और डक्ट बिना, यानी जिसमें डक्ट नहीं है। तो डक्ट वाला है एक्सोक्राइन निकालेगा, भाई एक्सोक्राइन पार्ट है ना तो क्या निकालेगा? एंजाइम। और डक्ट वाला क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट होता है, जो कि क्या निकालेगा? हार्मोन। तो मेक्सोक्राइन के पास दोनों पार्ट होते हैं, एंडो भी और एक्सो भी। एंडो है इसका मतलब डक्ट नहीं है, और एक्सो है इसका मतलब डक्ट है। ओके, इतना चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा बिल्कुल। ओके, चलिए, तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में। अब फाइनली हमें एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। देखो, अब आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड से और मेक्सोक्राइन ग्लैंड से मतलब नहीं है। यहाँ पर जनरली हम बात करने वाले हैं किसका? क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पर एक्चुअली हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में करने वाले हैं। तो ऐसी ग्लैंड, ठीक है, जिसके पास डक्ट ना हो वही एंडोक्राइन है। भाई एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो बात करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जिनके पास क्या होती है? डक्ट लेस, यानी डक्ट ही नहीं होती। तो किसके पास डक्ट नहीं होती? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। इनका नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन ग्लैंड को अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ग्लैंड का नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम अभी मैं बार बार यूज़ करूँगा। तो ये सारे नाम आपको एक बार याद होने चाहिए कि कौन कौन सी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पीनियल ग्लैंड। ये दोनों सबसे ऊपरी भाग यानी ब्रेन के पास होते हैं। नेक्स्ट बात करें, नीचे आओ, नीचे कहाँ पर? नेक के पास। तो नेक के पास आपको मिलेगी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज अ थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है यहाँ, ठीक है, आपको ये दिख रही है, दिस इज अ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, हाँ, ये जो है ये, तो ये कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड को जूम करके देखो तो इसमें कुछ ये थायराइड ये पॉइंट है, 4 पॉइंट। दिस इज अ पैराथायराइड। इनको हम क्या कहते हैं? पैराथायराइड। ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड पे ही कौन सी प्रेजेंट होती है? पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ तो यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं है, बट यहाँ पर चेस्ट के पास एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम होता है? थाइमस ग्लैंड। तो याद रखें, नेक्स्ट इज द फोर्थ ग्लैंड मान लो पैराथायराइड, फिफ्थ ग्लैंड मान लो कौन सी हो गई आपकी? थाइमस ग्लैंड। ओके, तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है? थाइमस ग्लैंड जो हमारी नेक के, ध्यान रखना, नेक के पास होती है कौन सी? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर कौन सी होती है? बिंदी समान होती है, पैराथायराइड। उससे नीचे जाओ जब आप, तो चेस्ट के पास जब जाओगे तो चेस्ट रीजन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट उससे नीचे जाओगे तो आपको ये किडनी है, दिस इज अ किडनी। तो किडनी के ऊपर जो ये ग्लैंड दिख रही है उसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। और उसी के पास क्या होता है? पेंक्रियास। ये वाला भाग होता है पेंक्रियास। तो देखो, पेंक्रियास को मैंने किस में पढ़ा था? मेक्सोक्राइन में। किस में पढ़ा था? मेक्सोक्राइन में। बट पेंक्रियास को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पेंक्रियास मेक्सोक्राइन है ना, इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है तो है। तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो तो पढ़ेंगे ना हम, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है ना वो। तो ध्यान रखो, मैंने बताया था मेक्सोक्राइन के अंदर एंडोक्राइन भी होता है और हेक्सोक्राइन भी होता है। तो हेक्सोक्राइन वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे हम, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? एंडोक्राइन, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है, यानी जिसके पास डक्ट नहीं है, उससे क्या निकल रहा होगा? हार्मोन। तो हार्मोन क्या काम कर रहा होगा कोई वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये जो हम देख रहे थे ये क्या है? फीमेल है,
ठीक है, दोनों इसलिए मैंने साथ में लिखा क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर एक जो ग्लैंड है वो अलग है। फीमेल है तो फीमेल के अंदर वो ग्लैंड ओवरी होती है, ठीक है, और यदि मेल है तो टेस्टिस होता है। ध्यान रखना, फीमेल के पास टेस्टिस नहीं होता और मेल के पास ओवरी नहीं होता, इसलिए दोनों डायग्राम बनाना ज़रूरी था। तो फीमेल बनाया है तो उसके पास आपको ओवरी मिल जाएगा, और मेल बनाया है तो मेल के पास क्या मिल जाएगा, टेस्टिस मिल जाएगा। तो ये हैं ग्लैंड्स, इनके नाम याद रखना है, और ये सारे क्या करेंगे, हार्मोन्स को निकालेंगे। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो सिक्रेशन है वो हम क्या कहेंगे, हार्मोन, और वो कौन निकालेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कौन कौन सी हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, तो फर्स्ट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड इज़ अ पीनियल ग्लैंड, नेक्स्ट इज़ अ थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट इज़ अ पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद करो तो उसके जस्ट नीचे आओ तो आपको थाइमस ग्लैंड मिल जाएगी, और उसके नीचे आओगे तो आपको एड्रिनल ग्लैंड मिल जाएगी, उसी के पास आपको पेंक्रियाज मिल जाएगा। उसी से यदि फीमेल है तो जब उसके काफ़ी नीचे आओगे आपको तो नीचे वाले एरिया में आपको पेल ओवरी मिल जाएगा, यदि मेल है तो उसमें नीचे वाले एरिया में क्या मिल जाएगा, टेस्टिस मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके नाम हो गए। डिटेल में भी नहीं करेंगे, डिटेल में आगे करेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि एंडोक्राइन कैसे काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या निकालेगा, हार्मोन। भाई अभी आपने देखा था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट, कुछ सिक्रेशन करेगी। कहाँ करेगी, ब्लड में। क्यों ब्लड में करेगी, क्योंकि डक्ट इनके पास नहीं होती, तो ब्लड में करेगी, और ब्लड से कहाँ पहुँचेगा, टारगेट ऑर्गन पे, और टारगेट ऑर्गन पे क्या करता है, जाके फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, यानी काम करवाएगा। और तुम्हें पता है कि एंडोक्राइन से जो सिक्रेशन निकलता है उसका नाम क्या होता है, हार्मोन। यानी जो काम करवाने जा रहा है वो कौन है, हार्मोन है। कौन है वो, हार्मोन है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना, हार्मोन के बारे में पढ़ना। तो आइए देखते हैं हार्मोन क्या होते हैं। तो देखिए, यदि हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन के अंदर देखो, डेफिनेशन ही की हुई मैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहा हूँ, पॉइंट कर दिया हूँ। पॉइंट में डेफिनेशन को छोटे छोटे टुकड़े में ला के दिखा रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि ताकि आप हार्मोन के एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस। यानी जो हार्मोन है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, हार्मोन जाहिर सी बात है बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, तो और फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हार्मोन्स है ना वो क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। ओके, और ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट यानी इनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती। एनर्जी प्रोडक्शन हमको, जो ध्यान रखना, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करेंगे, बट हार्मोन जो केमिकल सब्सटेंस है, जो हार्मोन है, उसको तुम सोचो कि इसको डाइजेस्ट करके एनर्जी बना लेंगे तो नहीं हो सकता। हार्मोन से मुझे एनर्जी नहीं मिलती। ध्यान रखिए, हार्मोन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि नॉन न्यूट्रिएंट है, यानी इसके पास न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट होगा कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ है। दूसरा पॉइंट आपने देख लिया कि एक नॉन न्यूट्रिएंट है, यानी इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, यानी कि ये एनर्जी नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखो कि जो हार्मोन होते हैं वो हमेशा ट्रेस अमाउंट यानी कम मात्रा में, कैसे होते हैं, कम मात्रा में निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते। ये थोड़ी सी मात्रा में निकल के क्या करते हैं, बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी थोड़ी सी मात्रा में यदि हार्मोन निकल जाता है तो अपना काम करवाने में सक्षम होता है। तो जो इनकी मात्रा है निकलने की वो भी क्या होगी, कम। नेक्स्ट बात आती है कि हार्मोन डिस्ट्रॉयड आफ्टर फंक्शन, यानी ये जब फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था ये कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं टारगेट ऑर्गन पे जाके। जब फंक्शन हो जाता है तो हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड यानी ख़त्म हो जाएंगे। बस ऐसा नहीं कि वो स्टोर रहेंगे फिर वही हार्मोन फिर से काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब काम करना होगा फिर हार्मोन निकलेगा, यानी हमेशा न्यू हार्मोन निकलता रहता है, और जो हार्मोन काम कर चुका होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉडी में अंदर ही क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का मतलब होता है कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक मैसेंजर।
तो रासायनिक मैसेंजर मतलब मैसेज देने वाला, तो रासायनिक संदेशवाहक इसको याद रखें। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक संदेशवाहक। तो यानी कि हार्मोन ही तो हैं जो केमिकल मैसेज दे रहे हैं। भाई हार्मोन का काम क्या है कि बॉडी में जाके किसी टारगेट ऑर्गन पे फंक्शन करवाना। तो फंक्शन क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, इन्फॉर्मेशन वो लेके जाएगा और पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे जाके काम करवाएगा, यानी क्या है, एक मैसेज का काम कर रहा है। जब तक ये हार्मोन वहाँ पर नहीं जाएगा फंक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के यदि ये ग्लैंड से निकल कर ब्लड में जाता है, फिर टारगेट ऑर्गन पे जाता है, फिर वहाँ जाके काम करवाता है, तो कुल मिला के क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में काम चल रहा है, यानी पर्टिकुलर जाके क्या करवा रहा है, काम करवा रहा है, यानी मैसेज दे रहा है कि तुमको ये काम करना। तो कुल मिला के ये क्या क्या हो गया, एक केमिकल सब्सटेंस हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया। नॉन न्यूट्रिश यानी इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, और इसके बाद काम करते हैं, काम करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और साथ में क्या होते हैं कि इनको हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, क्योंकि मैसेज पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, और क्योंकि केमिकल है और केमिकल मैसेज दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, केमिकल मैसेंजर्स। तो ये हार्मोन्स के अंदर जो हार्मोन के लिए पर्टिकुलर वर्ड टर्मिनोलॉजी जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हार्मोन्स। जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डिस्कशन का वो है कि टाइप ऑफ हार्मोन, कितने टाइप को हार्मोन होते हैं। तो जनरली हार्मोन्स को हम जैसे ग्लैंड को 3 कैटेगरी में बांटा था, उस तरीके से जो हार्मोन है उसको भी हम 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटेंगे, ठीक है। और देखो हार्मोन किससे निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, बट मैंने अभी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़ाई। मैं पहले ये बता रहा हूँ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन है उसका नाम होता है हार्मोन, और ये कैसे काम करता है, और कितने हार्मोन निकलते हैं, कितने टाइप के निकलते हैं। तो अभी टाइप देखेंगे, फिर ये कैसे काम करता है वो देखेंगे। इसके बाद आज की क्लास को हम फिनिश करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे किसके अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तब हमें बहुत कुछ पता होगा कि यार हाँ यार इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये ग्लैंड क्या काम करेगा, ये किस टाइप का हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन कैसे काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप जब मैं एंडोक्राइन पढ़ाऊँ तब आप वो जवाब खुद दें, इसलिए मैं पहले बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हार्मोन। तो 3 तरीके के हार्मोन मैं बांटता हूँ। पहला मैं बांटता हूँ स्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मेरा, वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन हार्मोन। और जो प्रोटीन हार्मोन है इसी को दूसरा नाम होता है पेप्टाइड हार्मोन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स। तो जो टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं उसके अंदर पहला हार्मोन्स क्या था, स्टेरॉइड हार्मोन, एंड सेकंड इज अ पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट जो थर्ड इज अ अमीन हार्मोन। और इसी हार्मोन को हम क्या बोल सकते हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, ठीक है। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी डिस्कस करने वाले। तो हार्मोन को हम 3 टाइप में बांटेंगे। फर्स्ट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, सेकंड इज अ प्रोटीन हार्मोन, एंड थर्ड इज अ अमीन हार्मोन। तो यदि हम बात करें फर्स्ट हार्मोन की, तो उसका नाम है क्या, स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बनता किससे है, कोलेस्ट्रॉल से। तो सिंथेसिस या सिंथेसाइज्ड किससे बनता है, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन हैं वो किससे बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। किससे बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल से, या फिर किससे बनेंगे, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थों से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से बनेंगे, यानी कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न से बनते। तो ऐसे हार्मोन्स को हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। अब बात आती है कि स्टेरॉइड हार्मोन हैं कौन से, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं कौन से, तो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, फर्स्ट इज जो टेस्टिस से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ओवरी से जो हार्मोन निकलेंगे वो भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। जो एड्रीनल कोर्टेक्स है, एड्रीनल ग्लैंड बताया था,
तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, मैं सही से लिख देता हूँ फिर से, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, इस वाले पार्ट से जो हार्मोन निकलता है वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है। तो आप याद रखेंगे कि टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का क्या है, फैट, वसा एक टाइप का क्या है, फैट है, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल से या फैट से बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज द प्रोटीन हार्मोन या कि पेप्टाइड हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन और जो पेप्टाइड हार्मोन है ये किससे बनेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दिस इज सिंथेसाइज्ड फॉर्म, किससे बनेंगे, दिस इज अ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल पेप्टाइड चेन, ठीक है, पेप्टाइड चेन। ये जनरली किससे बनते हैं, क्योंकि नाम है उनका प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन, तो किससे बनेंगे, प्रोटीन या पेप्टाइड से बनेंगे। तो प्रोटीन या पेप्टाइड कैसे बनते हैं, तो ध्यान रखना कि जब बहुत सारी पेप्टाइड चेन, ठीक है, पेप्टाइड चेन जो होती हैं जब बहुत सारी जुड़ती हैं, कौन सी, लंबी या छोटी, यानी बहुत बड़ी बड़ी यानी लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, प्रोटोन हार्मोन या कि पेप्टाइड हार्मोन को फॉर्म करती हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो माल कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो जो प्यूटिटरी हार्मोन है, प्यूटिटरी ग्लैंड पढ़ाया था ना, तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होंगे वो होंगे प्रोटीन हार्मोन। इसी तरीके से आपको मैंने कौन से ग्लैंड पढ़ाई थी, पेंक्रियास। तो जो पेंक्रियास क्या है, पेंक्रियाटिक जो हार्मोन होंगे यानी जो पेंक्रियास से निकलेंगे, तो जो पेंक्रियाटिक हार्मोन होंगे वो भी कैसे होंगे, प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन होंगे। इसी तरीके से और कौन सा होगा, पैराथायराइड, मैंने पढ़ा था पैराथायराइड ग्लैंड। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होगी उसके अंदर से जो हार्मोन निकलेंगे वो हार्मोन भी कौन से हार्मोन होंगे, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अमीन हार्मोन। अमीन हार्मोन है तो भाई ये किससे बनेगा, तो ये किससे बनेगा, तो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन, किससे बनेगा, टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, क्या है, एक अमीनो एसिड है, ध्यान रखना। तो आपने देखा होगा, अभी पढ़ाया था मैंने कि जो अमीनो हार्मोन होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन। तो इसका नाम क्यों पड़ा टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, क्योंकि इसको बनाता ही कौन है, टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। तो जब टायरोसिन अमीनो एसिड से कोई भी हार्मोन बनता है, ठीक है, टायरोसिन नामक अमीनो एसिड जब किसी भी प्रकार का क्या बनाएगा, हार्मोन्स बनाता है, तो उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, अमीन हार्मोन, या फिर क्या कहेंगे, टायरोसिन हार्मोन, यानी से टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन। ओके, तो वापस से देखते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, स्टेरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। ये पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। और ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। ओके, नेक्स्ट इज इसके बाद सेकेंड कौन सा है, पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। तो ये किससे बनेंगे, पेप्टाइड चेन से। और पेप्टाइड चेन छोटी और बड़ी, यानी छोटी चेन से भी बन सकते हैं और बड़ी चेन से भी बन सकते हैं। इसके अंदर कौन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन आएंगे, पेंक्रियाटिक ग्लैंड के हार्मोन आएंगे और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स आएंगे। इसी तरीके से थर्ड आता है क्या, अमीन हार्मोन, और ये किससे बनता है, टायरोसिन से। टायरोसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। एक चीज़ मैं तुम्हें और डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन हार्मोन है, तो ये प्रोटीन हार्मोन किससे बनता है, आपने देखा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, तो बाकी लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो यहाँ देखो क्या होता है, आपको पता है कि अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़ते जाते हैं, अमीनो एसिड्स ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं और वो जुड़ते किससे हैं, ये जो बीच में बंड बनता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए जो बंध बनाते हैं उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो बनने वाली जो चेन है ना उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि
या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन। तो ये देखो पेप्टाइड चेन जो है वो किससे बनती है, अमीनो एसिड के जुड़ने से। पेप्टाइड नाम क्यों है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो उससे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या बनाएंगे, पेप्टाइड चेन बनाएंगे, और ये पेप्टाइड चेन क्या बनाएगी, हार्मोन्स बनाएगी। ओके, तो दिस इज 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स। अब जो बात आती है कि ये हार्मोन काम कैसे करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझ गए तो तुम्हारा सारा काम आसान हो गया हार्मोन वाले चैप्टर में। एक्शन ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन किस तरीके से एक्शन करता है, एनसीईआरटी पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कैसे हार्मोन काम करेगा। तुम्हें पता है कोई भी हार्मोन कब काम करेगा, कि वो सिक्रेशन हुआ अपने ग्लैंड से, ब्लड में गया, टारगेट ऑर्गन पे गया, टारगेट ऑर्गन पे कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जाके फंक्शन करवाएगा। तो कैसे करवाएगा, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, जो हमारा फंक्शन पहला फंक्शन है स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन एंड टायरोसिन हार्मोन। टायरोसिन हार्मोन, इनके लिए देखते हैं कि कैसे काम होता है। फिर देन हम देखेंगे किसके बारे में, तो ये जो हम पहला देख रहे हैं वो टायरोसिन और स्टेरॉइड हार्मोन। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम करने का जो तरीका है वो एक जैसा होता है। तो इन दोनों के एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर बचेगा कौन सा, एक ही बचेगा पेप्टाइड हार्मोन, तो उसको हम देख लेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। एक स्लाइड, खाली स्लाइड ले लेता हूँ मैं, उसके अंदर देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम से आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। आपने पढ़ा है सेल के अंदर, भाई सेल में जाके काम करेगा तो सेल के अंदर सबसे बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काय की बनी होती है, आपने बताया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद करो 11th में सेल जब पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को डिफाइन किसने किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने, जो सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और लिपिड बाइलेयर की एक खास बात तुमने पढ़ी थी, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर मतलब क्या, फैट। लिपिड बाइलेयर, लिपिड क्या है, फैट है। तो फैट क्या होता है, फैट के पास जब पानी डालो या तेल में जब पानी डालते तो क्या होता है, पानी भग जाता है, तेल अलग होता है, पानी अलग होता है। रीज़न, वो आपस में मिलना नहीं चाहते। इसका मतलब पानी से दूर भगते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। भाई पानी से मतलब समझो, इनको डर लगता है, पानी से दूर भगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, अभी इसकी ज़रूरत है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और इसके अंदर कौन सा नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, यानी जैसे ही पानी आता है तो ये भग जाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट आगे क्या है। अब मान लो, ठीक है, ये हार्मोन है, ठीक, दिस इज़ अ हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ये है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन, या फिर कौन सा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन या फिर अमीन हार्मोन। अमीन यानी कि टायरोसिन वाला, तो टायरोसिन हार्मोन। तो टायरोसिन हार्मोन, अमीन हार्मोन या फिर स्टेरॉइड हार्मोन, इन सब का फंक्शन एक जैसा होता है, काम करने का तरीका एक जैसा होता है कि कैसे काम करेंगे। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जो अमीन हार्मोन होते हैं, ये कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल। अभी याद रखो, ये समझना है, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल है, इसका मतलब ये है कि वसा में घुल सकते हैं। ओके, कैसे हैं, फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुल सकते हैं। और आपने अभी यही पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भगती है, लेकिन फैट से दूर नहीं भगेगी, तेल से, पानी से दूर भगेगी। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भगती है, फैट से नहीं भगती। तो ये कैसे है, फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल हैं तो इनको, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्रॉस करने से नहीं रोकेगी, क्योंकि पानी वाले थोड़ी है, ये तो फैट वाला है। तो फैट वाला है तो ये क्या होगा,
इसको रोकने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये सीधे अंदर जा सकते हैं, ये सीधे अंदर जा सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से दूर भागना, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फैट की। तो यानी जो स्टेरॉइड हार्मोन है, अमीन हार्मोन है, ये पानी से दूर नहीं भागते, ठीक है। ये फैट सोल्युबल होते हैं। और फैट सोल्युबल कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक। फैट सोल्युबल कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो इनके अंदर भी कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। बट इस देखो लिपिड बाइलेयर ये भी हाइड्रोफोबिक है, फैट सोल्युबल ये भी हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से दोनों ही दूर भागते हैं। लेकिन पानी से दोनों दूर भाग रहे हैं तो आपस में मिल जाएंगे भाई, दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं। तो ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। रीज़न क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड लिपिड मतलब वसा, और फैट सोल्युबल मतलब ये भी नहीं वसा, तो ये भी वसा है समझो। यानी जो तुम्हारे स्टेरॉइड हार्मोन है और अमीन हार्मोन है, ये भी समझ लो वसा है, तेल है। और जो लिपिड बाइलेयर है वो भी किसकी बनी है, फैट की बनी है, तेल जैसे पदार्थों की बनी है। तो ये दोनों जब सेम हैं तो ये दोनों आपस में तेल तेल मिलाते तो मिल जाते हैं, लेकिन तेल पानी नहीं मिलते। तो क्योंकि दोनों तेल तेल जैसे स्ट्रक्चर हैं, यानी दोनों फैट हैं, तो आपस में मिल जाएंगे, यानी ये इसको नहीं रोकेगी, दोनों आपस में मित्र हो जाएंगे। यानी कुल मिला के स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं और अमीन हार्मोन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं। अब दिमाग लगाओ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो अंदर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर काम करेगी ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, ओके। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो तुम्हारा हार्मोन है वो कहाँ आ चुका है, साइटोप्लाज्म में आ चुका है। और साइटोप्लाज्म में इसको क्या मिलेगा, रिसेप्टर। क्या मिलेगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर वो हैं जो क्या करेंगे, हार्मोन से जुड़ेंगे, ताकि हार्मोन को ले जाकर पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, पर्टिकुलर जगह है, वहाँ भेजकर उसको हार्मोन को वहाँ रिलीज़ करेंगे, और वो हार्मोन वहाँ जाके क्या करेगा, अपना फंक्शन काम करवाएगा। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स किससे जुड़ जाएंगे, किससे जुड़ जाएंगे, हार्मोन से। और जब रिसेप्टर और हार्मोन आपस में जुड़ जाएंगे तो फॉर्म करेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ओके। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में। कहाँ इंटर करेगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, डीएनए। क्या मिलेगा, डीएनए। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये जो हार्मोन है वो हार्मोन कहाँ पहुँच जाएगा भाई, रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाएगा ना हार्मोन, और हार्मोन कहाँ पहुँचेगा, न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में पहुँचेगा तो न्यूक्लियस के अंदर इसको क्या मिलेगा, डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या मिलेगा, डीएनए। तो डीएनए को किस में बदल देगा, एमआरएनए में। किस में बदलेगा, एमआरएनए में, एमआरएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। और ये एमआरएनए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। किससे, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, बाहर यानी आउट हो जाएगा। कौन, एमआरएनए। यानी एमआरएनए वापस से कहाँ आ चुका है, एमआरएनए आ चुका है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी हमने, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म था, और साइटोप्लाज्म के और आगे अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस होता है। आपको पता है ना कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म कवर होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अब आते हैं न्यूक्लियस में, काम हम पहुंच गए थे, न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बन गया। अब आरएनए क्या करता है, बाहर आ जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और फिर ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करता है, फंक्शन करवाता है। ये क्या कराएगा, फंक्शन कराएगा। तो हार्मोन का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन आया क्यों था, फंक्शन करवाने के लिए, बॉडी फंक्शन मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। हो तो गया काम, आए बात समझ में। वापस से देखो, एक बार वापस से मैं रिव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सभी लोग ध्यान दें, ओके। चलो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि भाई तीन तरीके के हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, अमीन हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन। तो हम देख रहे हैं कि एक्शन कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। स्टेरॉइड हार्मोन और अमीन हार्मोन जो होते हैं, इन दोनों का काम एक जैसा होता है, ठीक है। दोनों इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं कि मान लो ये जो हार्मोन आपने यहाँ लिया था, कौन सा हार्मोन था, स्टेरॉइड या अमीन हार्मोन था। जो स्टेरॉइड और अमीन हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। और जो तुम्हारी प्लाज्मा झिल्ली थी वो भी कैसी थी, हाइड्रोफोबिक, यानी दोनों को पानी से दिक्कत है, बट आपस में दिक्कत नहीं है। आपस में दिक्कत नहीं है तो ये जो हार्मोन है सीधे इंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको नहीं रोकेगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, इस हार्मोन को रोकेगी नहीं। क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, दोनों कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के, ठीक है। तो ये अंदर चला जाएगा, अंदर जाके उसको एक रिसेप्टर मिलेगा जो इसको अटैच होगा और क्या फॉर्म करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है फिर देन ये यहाँ चला जाएगा न्यूक्लियस में। अभी साइटोप्लाज्म में था, अब न्यूक्लियस में जाएगा। तो न्यूक्लियस में जाते ही हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन जो है वो डीएनए को किस में बदलेगा, एमआरएनए में। और फिर ये एमआरएनए कहाँ वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा बाहर, न्यूक्लियस कहाँ, कोशिका द्रव में, क्योंकि ये पूरा यहाँ क्या भरा हुआ, कोशिका द्रव भी तो भरा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा तो वहाँ जाकर वापस से ये क्या काम, एक काम करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन बना के तो प्रोटीन क्या करेगा, फंक्शन करेगा। प्रोटीन क्या करेगा, फंक्शन करेगा, यानी जो भी काम करने के लिए हार्मोन आया था वो अपना काम करेगा। और जब काम कर लेगा तो आपको पता है हार्मोन फिर रहते नहीं, काम करने के बाद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड। इसके बाद क्या होगा, हार्मोन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ये इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो कौन करते हैं, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन करते हैं। और कौन करता है, अमीन हार्मोन करता है। इस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। यहाँ से हमेशा नीट में क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन की। तो सेकेंड इज़ अ प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बना रहा हूँ क्या मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काय की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। आपको पता है किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और लिपिड बाइलेयर किस तरह नेचर का होता है आपको पता है, हाइड्रोफोबिक, अभी बता के आया था, हाइड्रोफोबिक यानी पानी से इसको डर लगता है। अब आते हैं पेप्टाइड हार्मोन। तो ये मान लो पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब पेप्टाइड हार्मोन कैसे होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं हाइड्रोफिलिक। यही तो दिक्कत हो गई, ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक। याद रखो अभी जो हमने पढ़ाया था आपको, कौन सा पढ़ा था, स्टेरॉइड हार्मोन, अमीन हार्मोन, वो भी कैसा होता था, हाइड्रोफोबिक होता था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक, और जो स्टेरॉइड हार्मोन था, अमीन हार्मोन, वो भी हाइड्रोफोबिक। बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है पानी को प्यार करने वाले, यानी पानी के साथ रहने वाले, ठीक है। तो जो पेप्टाइड हार्मोन है ये पानी के साथ रहते हैं, यानी पानी में घुलते हैं। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से दूर भागती है। तो यानी यदि पानी में घुलते हैं पेप्टाइड हार्मोन तो ये पानी जैसा इनका नेचर है, लेकिन जो लिपिड है उसका तो फैट है, तेल जैसा नेचर है। तो तेल कभी पानी में मिल नहीं पाएगा, और यानी सही बोले या दूसरी भाषा में बोले तो कभी भी जो पानी है वो तेल में घुलेगा नहीं। तो घुलेगा नहीं, तो उससे ये हुआ कि जो ये तुम्हारा हार्मोन था पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पिछली बार क्या होता था कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो डायरेक्ट एंट्री ले लेता था साइटोप्लाज्म के अंदर, और रिसेप्टर से जुड़ जाता था और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता था। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो हटा क्यों रहा हूँ, देखो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये क्रॉस नहीं कर सकता किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी से दूर भागती है, और जो पेप्टाइड हार्मोन है वो पानी के पास आता है। तो दोनों का नेचर अलग अलग है, तो पेप्टाइड हार्मोन क्या करेगी, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन पानी जैसा नेचर है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तेल जैसा नेचर है, तो ये क्या करेगी, हार्मोन को अंदर जाने नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कैसे काम होगा, तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं ना बेटा, ये रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, इसी सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो रिसेप्टर हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ध्यान रखो जो स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते थे, साइटोप्लाज्म में,
ठीक है। लेकिन जो इनके रिसेप्टर हैं पेप्टाइड हार्मोन के, वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये हार्मोन आके क्या क्या करेगा, ये हार्मोन आके इस रिसेप्टर के पास जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लेगा, फॉर्म कर लेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी काम वैसे ही होगा जैसे पहले था, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जबकि पहले कहाँ बनता था, साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि जो हार्मोन था वो अंदर चला जाता था, पेप्टाइड हार्मोन अंदर नहीं जा सकते, तो इनको जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बनेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्यों बन रहा है, क्योंकि इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उपस्थित होते हैं। अब ये रिसेप्टर अंदर आएगा, क्योंकि रिसेप्टर तो अंदर आ सकता है ना भाई। फेट तुम्हारा जो पेप्टाइड हार्मोन है वो हाइड्रोफोबिक है, ये वो अंदर नहीं आ सकता। बट ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कॉम्प्लेक्स जो है, रिसेप्टर जो है, वो रिसेप्टर अंदर आ जाता है। और रिसेप्टर जब अंदर आता है, डायरेक्ट पहले नहीं आता, ठीक है। हार्मोन डायरेक्ट नहीं आ सकता, रिसेप्टर के थ्रू आ सकता है। तो रिसेप्टर लेके कहाँ आएगा, अंदर। अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये पूरा एरिया किसका है, साइटोप्लाज्म का है। और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। पहले जैसे दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ओके, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एंट्री मार ली है किसने, तुम्हारे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने। अब ये हार्मोन जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक एंजाइम का जिसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज। क्या नाम होता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, ठीक है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट। क्या करता है, एक्टिवेट। कौन करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वो जैसे ही एंट्री किया, एंट्री करने के बाद साइटोप्लाज्म में गया और एक्टिवेट किया एक एंजाइम को जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। उसका नाम क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। ये एंजाइम वापस अंदर ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ही जाके, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, तो वहाँ पर ही क्या करता है, खुद को एक्टिवेट किसने किया था, उसको एक्टिवेट किया था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने। जैसे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम बना, वो एक्टिवेट करेगा किसको, एटीपी को। ध्यान रखा, किसको एक्टिवेट करता है, एटीपी को। और एटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसके, यानी एंजाइम एक्टिवेट करेगा एटीपी को, वो बना देगा CAMP, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनाएगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये दो क्या करेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर मतलब, ध्यान रखो, पहले क्या होता था कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो खुद ही अंदर घुस जाता था, रिसेप्टर से जुड़ के न्यूक्लियस में भी चला जाता था और न्यूक्लियस में काम करवा देता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बार बार क्या हो रहा है कि ये खुद से नहीं गया, पहले तो रिसेप्टर के थ्रू अंदर पहुँचा, अंदर जाके उसने एंजाइम को एक्टिवेट किया, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। फिर उसने क्या किया, एटीपी को एक्टिवेट करके क्या बना दिया, CMP बना दिया। और जो ये CMP बना, यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये काम करेगा सेकेंडरी मैसेंजर का, और ये जाके काम बनवाएगा क्या, एंजाइम, ठीक है। यानी ये फॉर्म करवाएगा एंजाइम्स, जो CMP बना है ये एंजाइम फॉर्म करवाएगा। और जब एंजाइम बन जाता है, ठीक है, एंजाइम बन जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन। और जब फंक्शन हो जाएगा तो हार्मोन हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। हार्मोन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया। पहले भी यही हुआ था कि फंक्शन के बाद हार्मोन डिस्ट्रॉयड हो जाता था। तो जो नेचर है उसका वो तो वही रहेगा, बट काम करने का तरीका क्या हो गया है, अलग। कैसे तरीका अलग हो गया, तो आपने देखा ये कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि जो हार्मोन था वो खुद अंदर नहीं जा पाया, उसके वो डायरेक्ट क्या हुआ, पहले रिसेप्टर ये इसका कहाँ पर था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे था, वहीं अटैच हुआ। फिर वहाँ जाके इसने क्या किया, एडिनिल साइक्लिक एंजाइम को एक्टिवेट किया। और एडिनिल साइक्लिक जो एंजाइम है वो खुद जाके एटीपी को एक्टिवेट करके क्या बनवाता है, CMP। और CMP फिर बनवाता है क्या, एंजाइम। और एंजाइम क्या करेगा, फंक्शन। और फंक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, हार्मोन डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके का फंक्शन होता है किसका, पेप्टाइड हार्मोन का। इस तरीके से काम करने का तरीका होता है पेप्टाइड हार्मोन का। तो ये एक्शन था किसका, पेप्टाइड हार्मोन का, ओके।